हेलो एवरीवन। यूनिट थर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चैप्टर 1 जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से कंसर्न था, इसके अलावा जो यूनिट सेकंड जिसमें कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस के बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है अंश पूंजी। शेयर कैपिटल या अंश पूंजी कंपनी को रेजिंग फंड्स करने के लिए या कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने या ग्रोथ करने या प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो फंड्स रेज किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, या तो अंशों के निर्गमन के द्वारा इशूइंग ऑफ शेयर्स और इशूइंग ऑफ डिवेंचर्स। जो शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो कंपनी के एक तरीके से उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो सदस्य के रूप में या कंपनी में अपनी ऑनरशिप करना चाहते हैं। इसके अलावा डिबेंचर्स उन लोन प्रदाता व्यक्तियों या संस्थाओं को जारी किए जाते हैं कंपनियों के द्वारा, जिन्हें केवल अपने रिटर्न्स के रूप में जिन्हें केवल ब्याज प्राप्त करना होता है। तो सही मायने में जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के अंशधारी होते हैं या कंपनी के स्वामी होते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंश पूंजी। शेयर कैपिटल क्या होती है, यानी जब कंपनी द्वारा अपनी पूंजी अंशों अथवा ऋणपत्रों के निर्गमन करके प्राप्त की जाती है, अथवा जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है तो उसे अंश पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं अंश पूंजी का आशय कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से उगाई गई कैपिटल, वो आपकी अंश पूंजी कहलाती है। यानी अंशों के बेचने से जो प्राप्त राशि है वो अंश पूंजी कहलाती है। यानी हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, तो अंश पूंजी से तात्पर्य है या अभिप्राय है उस पूंजी से है जो कंपनी को अंशों के निर्गमन से प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त करनी है। MC कुच्छल के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपने निर्गमित अंशों से प्राप्त राशि अंश पूंजी कहलाती है। और अंश पूंजी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। नंबर 1, अंश पूंजी अंशों को विक्रय करने या बाई सेलिंग के द्वारा कंपनी प्राप्त करती है या प्राप्त करनी होती है। नेक्स्ट सेकंड वन, कंपनी के संदर्भ में अंश पूंजी तथा पूंजी कैपिटल और शेयर कैपिटल्स दोनों समान अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अंश पूंजी स्थायी नेचर की होती है, या कह सकते हैं अंश पूंजी स्थायी होती है क्योंकि इसकी देयता कंपनी के द्वारा केवल न केवल समापन के ही समय सुनिश्चित की जाती है। यानी समापन या वाइंडिंग अप करते समय समस्त जो अंशधारी हैं उनकी देयताओं का भुगतान किया जाता है। बीच में या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कंपनी के अंशधारियों को भुगतान नहीं किया जाता है, न केवल सिर्फ समापन के ही समय अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। अंश पूंजी शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स में डिफरेंस होते हैं। कारण यह है कि अंश पूंजी कंपनी की संपत्ति को प्रकट करता है, जबकि ऋण पूंजी उसके दायित्वों को डिनोट्स करते हैं। अब हम नेक्स्ट कह सकते हैं अंश पूंजी का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण ऑफ शेयर कैपिटल किस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अधिकृत अथवा पंजीकृत पूंजी, दैट इज ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। सेकंड वन, इशूड कैपिटल। थर्ड वन, सब्सक्राइब कैपिटल।
सब्सक्राइब कैपिटल को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। इसके अलावा याचित पूंजी जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसको प्रदत्त प्रीपेड कैपिटल और अनपेड कैपिटल, और लास्ट वन है आपका रिजर्व कैपिटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी से आज से कम ऐसी पूंजी से जिसका रजिस्ट्रार के यहाँ पारदर्शी सीमा नियमों में उल्लेख कर दिया गया है, यानी वह पूंजी जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो उसकी अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी जिस पूंजी का उल्लेख या अंश पूंजी का उल्लेख कंपनी के पार्षद नियम में एक अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लिमिट कर दिया गया है वो आपकी रजिस्टर्ड पूंजी या ऑथराइज पूंजी कहलाती है। यानी एक कंपनी अपने जीवन काल में इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती। इसे कंपनी की नाम मात्र पूंजी तथा पंजीकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं। सेकंड वन, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को क्रय करने के लिए निर्गमित किया जाता है, इशू किया जाता है, सब्सक्राइब करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है, वो आपका निर्गमित पूंजी कहलाती है। यानी अधिकृत पूंजी का कुछ भाग तत्काल निर्गमित किया जा सकता है तथा शेष भाग भविष्य में आवश्यकता अनुसार निर्गमित किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स प्रार्थित पूंजी या अभिधत पूंजी। यह अधिकृत पूंजी के उस भाग का प्रदत्त मूल्य है जो नगद राशि अथवा किसी अन्य प्रतिफल के लिए वास्तव में आवंटित किया गया है। यानी हम कह सकते हैं यह निर्गमित पूंजी का वह पार्ट है जो जिसे जनता द्वारा ले लिया गया है। यदि जनता संपूर्ण निर्गमित पूंजी को लेने के लिए तैयार हो जाए तो निर्गमित एवं प्रार्थित पूंजी बराबर होगी। थर्ड वन, मांगी हुई या याचित पूंजी कॉल्ड कैपिटल। यह पूंजी का वह भाग है जो कंपनी द्वारा अंशों के आवेदन, आवंटन या याचना कॉल्स के रूप में कंपनी के द्वारा मांग लिया गया है। इन सब का योग मांगी हुई पूंजी कहलाता है। इसके बाद पेड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारी द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, चूकता या प्रदत्त पूंजी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट वन है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जब कंपनी अपनी सभा में आवश्यक प्रस्ताव पारित करके अयाचित पूंजी के भाग को समापन के लिए या समापन के समय के लिए सुरक्षित कर लेती है तो उस पूंजी को संचित अथवा आरक्षित पूंजी कहते हैं। यानी कि कुछ पार्टी, मान लो सपोज कीजिए कि कोई 10 रुपये का कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं और 1 शेयर्स की कीमत 10 रुपये है, और यदि कंपनी उसमें से 7 रुपये याचनाओं में या आवंटन के समय मांग लेती है तो 3 रुपये जो प्रति शेयर बचा हुआ है वो कंपनी की रिजर्व कैपिटल के रूप में माना जाएगा, और कंपनी उस 3 रुपये प्रति शेयर की मांग कंपनी के समापन के समय, वाइंडिंग अप के समय कंपनी के दायित्वों के सेटलमेंट करने के उपयोगार्थ किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व यानी आरक्षित पूंजी। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व या पूंजी संचय, उसमें क्या अंतर है? तो कैपिटल रिजर्व मेड विद द प्रॉफिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी जो पूंजी संचय है वो एक तरीके से विशेष लाभों या विशेष परिस्थितियों के लाभ उनमें शामिल किए जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के समामेलन के पूर्व जो लाभ होते हैं
उन्हें कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। इसके अलावा सेल ऑफ एसेट्स है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स के फलस्वरूप जो प्रीमियम मिल रहा है वो कैपिटल रिजर्व्स में रखे जाएंगे। इनकम फ्रॉम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों के शोधन से प्राप्त जो आय राशि है वो भी कैपिटल रिजर्व्स का पार्ट रखे जाएंगे। इसके अलावा परचेजिंग ऑफ ऑनगोइंग बिजनेस यानी कोई नियमित रूप से चल रहे व्यापार को खरीदने से कोई लाभ होता है तो वो भी कैपिटल रिजर्व की श्रेणी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट वन है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, अधिकृत पूंजी या आपका शेयर कैपिटल में परिवर्तन यानी कि नए अंशों के निर्गमन के द्वारा किया जाता है। बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स यानी अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कुछ नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी में वृद्धि करके किया जा सकता है। यानी यदि कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह अंश पूंजी में वृद्धि करके अथवा ऋण लेकर ऐसा कर सकती है। लेकिन अंश पूंजी में वृद्धि करने के लिए कंपनी के जो सीमा नियम हैं एवं अंतर नियम है उसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं होना चाहिए। यानी कैपिटल क्लॉज या जो कंपनी के जो शेयर कैपिटल से उसमें परिवर्तन तभी संभव है जब पार्षद सीमा नियम में कैपिटल क्लॉज के अंतर्गत प्रावधान किया गया हो। तो अंश पूंजी में वृद्धि के लिए कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स है उसमें एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या सामान्य प्रस्ताव पास किया जाता है और उस प्रस्ताव के पास होने की तिथि के 30 दिन के भीतर उसको रजिस्ट्रार के यहाँ उसकी सूचना फाइल करनी होती है। इसके बाद सेकंड वन है दैट इज बाय कंसोलिडेट ऑफ शेयर या अंशों के एकीकरण के द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन किस तरीके से किया जा सकता है। यानी अंशों का एकीकरण कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार एकीकरण का अधिकार कंपनी अपने वर्तमान अंशों का एकीकरण करके अधिक अंकित मूल्य के अंशों में विभाजित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास अंश पूंजी 10 लाख रुपए है जो 10 रुपए के 1 लाख अंशों में विभाजित है। तो एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य यदि 10 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर देती है तो अंशों की संख्या 1 लाख से घटकर 10,000 रह जाएगी। इस तरीके से इस प्रकार 10 अंशों के अंकित मूल्य का एक अंश के अंकित मूल्य के बराबर हो जाएंगे। यानी 100 रुपये के जो 10 रुपये के 10 अंकित जो 10 शेयर्स थे वो अब 10 शेयर्स 100 रुपये के हो जाएंगे। यानी एक शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन के द्वारा भी अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है बाय कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक। अंशों का स्कंद में परिवर्तन करके कंपनी के अंतर्नियम में यदि इस तरीके से व्यवस्थाएं दी हुई है तो कंपनी उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फुल्ली पेड अप जो शेयर्स हैं उनको स्टॉक्स में परिवर्तन कर सकती है या स्टॉक को पुनः फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। उसके लिए भी कंपनी को साधारण समय में प्रस्ताव लाना होता है और प्रस्ताव पास होने के 30 दिन के भीतर आरओसी के यहाँ उसकी एक प्रतिलिपि फाइल करनी होती है। इसके बाद फोर्थ वन है आपका अंशों का विभाजन बाय डिवीजन ऑफ बाय सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। यदि कंपनी के अंतर्नियम इस बात की परमिट देते हैं तो कंपनी अपने अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये वाले एक अंश को 25 रुपीज़ के 4 अंशों में विभाजित करना। तो लेकिन ऐसी दशा में कम मूल्य के अंश पर प्रदत्त एवं अप्रदत्त राशि का अनुपात पूर्ववत रहना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको जो साधारण सभा है उसमें एक साधारण प्रस्ताव पारित करना होता है और उसकी सूचना
प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के भीतर आरओसी के यहाँ प्रस्तुत करनी पड़ती। इसके बाद फिफ्थ वन है आपका रिडक्शन का जो टाइप्स है, किस तरीके से कर सकते हैं, अंशों को रद्द करके। यदि कंपनी के प्रोविजंस जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उनमें यदि इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो अंशों को रद्द करके कंपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। जो अंश किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिए गए हैं एवं जिनके ग्रहण करने के लिए कोई ठहराव भी नहीं किया गया हो, इस प्रकार अंशों को रद्द करने से कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो कम हो जाती है और उसके लिए भी कंपनी को एक साधारण सभा में एक साधारण प्रस्ताव पारित करना पड़ता है और उस प्रस्ताव के पास होने की 30 दिन के भीतर उसकी रजिस्ट्री आरओसी के यहाँ प्रस्तुत करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अंश पूंजी में जो परिवर्तन है या अल्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले उसका प्रावधान अंतर्नियमों में होना चाहिए, तो ही उस स्थिति में कंपनी अपने अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। सेकंड वन, इसके लिए प्रस्ताव पास करना चाहिए। कंपनी को अंश पूंजी प्रस्ताव अपनी साधारण सभा में पास करना चाहिए, जिसके लिए ट्रिब्यूनल की आज्ञा कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है उसको रजिस्ट्रार के यहाँ, जो स्टेट रजिस्ट्रार है उसके यहाँ 30 दिन के भीतर उस प्रस्ताव के पास होने का जो मिनट्स है वो यहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दैट इज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी अंश पूंजी में कमी। सेक्शन 66, अंश पूंजी में कमी। किसी कंपनी के अंश पूंजी में कमी का आशय उसकी प्रदत्त पूंजी जो पेड अप कैपिटल है अथवा अभियाचित पूंजी में कमी करना है। लेकिन टेक्निकली हम कह सकते हैं शब्दों में, अंश पूंजी में कमी करने का आशय ये नहीं कि अनिर्गमित जो अनइश्यूड अंश हैं उनको कैंसिल करने से नहीं होता है। अर्थात पूंजी को सुरक्षित रखना कंपनी अधिनियम का मुख्य सिद्धांत है। अच्छे अंश पूंजी एक ऐसा कोष है जिसके माध्यम से कंपनी के लेनदारों को भुगतान भी किया जाता है। यदि कंपनी की अंश पूंजी में कमी कर दी जाती है तो इससे लेनदारों के हितों को ठेस पहुंचती है। यानी कि आप रिडक्शन कर रहे हैं तो इसलिए जो क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उनके हितों पर ठेस पहुंच सकती है। कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हो सकती है। यानी हो सकता है कंपनी रिडक्शन करती है अपने अंश पूंजी में तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी, नेचुरली उसका प्रभाव लेनदारों पर पड़ेगा। यानी लेनदारों को हो सकता है कि भाई उनके जो पेमेंट्स हैं वो या कंपनी द्वारा लेनदारों के दायित्व को चुकारा करने में फेलियर हो जाए। तो इसके लिए जो प्रोविजंस हैं उनमें वैकल्पिक यानी कि वैधानिक व्यवस्थाएं ये की गई कि जब आप अंश पूंजी में कमी कर रहे हैं तो लेनदार हैं उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो, उसकी परमिशन ट्रिब्यूनल से लेना जरूरी होता है। तो इसमें मेथड्स क्या है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी में जो कमी है उसके लिए कौन कौन से मेथड हैं, किन मेथड से अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। यानी अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों पर दायित्व को समाप्त करना या कम करना है। एक्सटिंग्विश ऑफ अनपेड और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी जब अंश पूंजी में कमी करने के लिए अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों का पर दायित्व को समाप्त कर या कम कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश प्रदत्त है, यानी पेड अप 8 रुपये पेड अप कर दिया गया है। इस कंपनी की अदत्त पूंजी जो अनपेड है वो 2 रुपये है। यदि कंपनी इस अदत्त पूंजी यानी 2 रुपये है प्रति अंश के दायित्व को समाप्त कर देती है तो इस स्थिति में अदत्त पूंजी के संबंध में अंशों पर दायित्व को समाप्त कर अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। इसके बाद सेकंड वन, बाय कैंसिलेशन लॉस्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, नष्ट हो चुकी प्रदत्त पूंजी को निरस्त या अपलिखित करके, यानी कंपनी अपनी पूंजी को कम करने के लिए अपनी नष्ट हो चुकी प्रदत्त पूंजी
को या उस प्रदत्त पूंजी को जो उपलब्ध संपत्तियों द्वारा अनिरूपित है को निरस्त या अपलिखित भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 10 रुपये के अंकित मूल्य के सभी अंश पूर्ण प्रदत्त है जिस पे 10 रुपये चुका दिया गया है, किंतु कंपनी में भारी हानियों होने के कारण उसकी 70% जो कैपिटल नष्ट हो गई, पूंजी नष्ट हो गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 70% पूंजी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प यह हो सकता है कंपनी के पास कि 10 रुपये के पूर्ण प्रदत्त अंशों को 3 रुपये के पूर्ण प्रदत्त अंशों में कन्वर्ट करें, यानी 10 रुपये की वैल्यू के जो पूर्ण प्रदत्त अंश है उसको 3 रुपये के इक्विवेलेंट लाए, या इससे कंपनी की पूंजी कम हो जाएगी और अंशधारियों को कोई अतिरिक्त दायित्व भी उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी अंशों के अंकित मूल्य को 10 रुपये यथावत रखते हुए उन पर 3 रुपये प्रति अंश को प्रदत्त मान सकती है, और ऐसी स्थिति में अंशधारियों को 7 रुपये प्रति अंश चुकाने का दायित्व बना रहेगा। थर्ड वन, ओवर पेमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल। आवश्यकता से अधिक प्रदत्त पूंजी का भुगतान करके कंपनी अपनी पूंजी में कमी करने के लिए अपनी प्रदत्त पूंजी में से आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटा भी सकती है। ऐसा करते समय कंपनी अंशों पर दायित्व को समाप्त कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसके बाद अंश पूंजी में कमी करने की जो प्रक्रिया है उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पास्ट डे स्पेशल रिजोल्यूशन, सर्वप्रथम कंपनी को अपनी साधारण सभा में अंश पूंजी में रिडक्शन के आशय का एक विशेष संकल्प पारित करना होता है। इसके बाद सेकंड वन, दैट इज कंसेंट या और अप्रूवल बाय ट्रिब्यूनल, ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। अधिकरण को अनुमोदन हेतु आवेदन करना कि भाई हम इस तरीके से अपनी जो अंश पूंजी में उसका रिडक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हमने विशेष संकल्प भी पारित कर लिया है, उसकी सूचना ट्रिब्यूनल को दी जाती है। इसके बाद में अधिकरण द्वारा देयताओं को सुनिश्चित करना, यानी कि कितने लेनदार कंपनी के ऊपर हैं, उनकी देयताएं क्या हैं, ओवर ड्यूज क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या है कंपनी के लेनदारों के प्रति, उन चीज़ों को सुनिश्चित अधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को, रजिस्ट्रार को और सेबी को भी और कंपनी के लेनदारों को भी इस आशय की सूचना दी जाती है कि कंपनी इस तरीके से अपनी अंश पूंजी में रिडक्शन करना चाहती है। इसके बाद अधिकरण द्वारा अभिवेदनों पर विचार करना, यानी जो रिप्रेजेंटेशंस प्राप्त होते हैं अधिकरण को, चाहे वो केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा हो, रजिस्ट्रार के यहाँ से प्राप्त हो रहा हो या सेबी से प्राप्त हुआ हो, लेनदार से प्राप्त हुआ, उन सब का रिव्यू करता है और उसके बाद में जब आश्वस्त हो जाता है तो कुछ कंडीशंस के द्वारा या कुछ शर्तों के अधीन कंपनी को जो अंश पूंजी में कमी के लिए उसको परमिट या उसका अनुमोदन कर देता है, और इस आशय का अधिकरण द्वारा आदेश भी कंपनी के पक्ष में जारी किया जाता है, यानी कुछ शर्तों के अधीन कंपनी की जो रिडक्शन है कैपिटल में उसकी अप्रूवल अधिकरण के द्वारा दे दी जाती है। इसके बाद आदेश का पब्लिकेशन किया जाता है। अंश पूंजी में कमी के अनुमोदन के आदेश का प्रकाशन कंपनी द्वारा किया जाता है। आदेश का प्रकाशन अधिकरण द्वारा निर्धारित रीति से कराया जाएगा, यानी कि जो उन्होंने मोड ऑफ पब्लिकेशंस बताया हुआ है ट्रिब्यूनल ने उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। इसके अलावा आदेश एवं कार्य वृत्तांत की प्रति रजिस्ट्रार को सौंपना, यानी कि जो ऑर्डर अप्रूवल जो ट्रिब्यूनल के द्वारा रिडक्शन इन कैपिटल की अप्रूवल दी गई है उस ऑर्डर की कॉपी, और इसके अलावा जो मिनट्स है मीटिंग का या कार्य वृत्तांत है उसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को सौंपी जाती है। यानी कि आदेश की जो ट्रिब्यूनल का आदेश है उसके 30 दिनों के भीतर में आरओसी के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य वृत्तांत में निम्न तथ्यों का भी उल्लेख होता है, यानी अंश पूंजी की राशि क्या है, अंशों की संख्या जिनमें अंश पूंजी का विभाजन किया गया है, प्रत्येक अंश की राशि एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट वन है रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन एवं प्रमाण पत्र का निर्गमन। तब रजिस्ट्रार उन सभी का पंजीयन
कर लेगा तथा उस पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है कि इस तरीके से कंपनी की जो कैपिटल क्लॉज है उसमें ये इस तरीके से अमेंडमेंट कर लिया गया है। इसके अलावा अंशों के पुनः क्रय के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यदि इस तरीके से यदि कंपनी अधिग्रहण के आदेश के प्रकाशन संबंधी प्रावधान का पालन नहीं करते हैं तो कंपनी पर कम से कम 5 लाख रुपए तथा अधिकतम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। तो सभी को थैंक्स। नेक्स्ट जो वीडियो में हम शेयर किसे कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स, उनके कितने होते हैं, इसी तरीके से जो रेजिंग ऑफ फंड्स डिबेंचर्स के द्वारा किया जाता है, डिबेंचर्स किसे कहते हैं, शेयर और डिबेंचर्स में क्या क्या अंतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।